सबसे पहले पाठशाला में आपको बताता हूं कि आज कौन कौन सी क्लासेस लगने वाली हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स की क्लास लगाएंगे और आपको बताएंगे कि पहाड़ जैसी समस्या का समाधान, सुई जैसा समाधान देने वालों की क्लास लगाएंगे। ये जो समाधान आपको दिख रहा है, ये आपको पढ़ नहीं पा रहे होंगे आप, ये बताऊंगा इसके पीछे की कहानी क्या है, लेकिन ये पहली क्लास होगी। बड़ी समस्या पर सतही समाधान को आज पाठशाला में फिल्टर करेंगे। आज पाठशाला में नेताजी के आंखों का टेस्ट भी करेंगे। ये नेताजी का चश्मा है जिसमें एक तरफ जाति होती है और दूसरी तरफ क्या है वो आपको दिख रहा है। अब ये नेताजी का चश्मा क्या कहता है ये आपको क्लास में आगे बताऊंगा। देश के करोड़ों रुपए दबा लेने वालों की क्लास भी आज लगाऊंगा, और वो क्लास मैं नहीं लगाऊंगा, वो आज देश का एक किसान क्लास लगाएगा। जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए देश का दबा लेते हैं, उनको एक किसान इस क्लास में आकर बताएगा कि देशभक्ति क्या होती है, राष्ट्रवाद क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला, और सबसे पहले मैथमेटिक्स की क्लास। आज जो गणित आपको समझाने वाला हूं वो सबसे पहले आपके सामने रखता हूं कि ये गणित कहता क्या है और ये गणित समझाने की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले इसको देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था, ये जो बड़ा सा गोला आप देख रहे हैं, अगर ये समस्या है तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो ये लेकर आए हैं समाधान। अब आप कहेंगे समाधान है कहां, मुझे नहीं दिख रहा, तो एरो से दिखाता हूं। ये है समाधान, ये है समाधान, ये है समाधान। ये जो छोटा सा नुन्नू सा चुन्नू सा दिख रहा है, ये समाधान है। तो समस्या इतनी बड़ी और केजरीवाल जी का समाधान इतना सा। अब ये पूरी कहानी क्या है वो आपको समझाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि ये क्यों कह रहा हूं कि इतनी सी बड़ी समस्या का केजरीवाल जी इतना चुन्नू सा समाधान लेकर आए। ये वैसे है जैसे कोई कहे कि बहुत भूख लगी है और आपको कोई मूंगफली दे और कहे कि जाओ पेट भर लो, तो केजरीवाल जी ने वैसा ही कुछ किया है। हम ये बात क्यों कर रहे हैं, ये आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दिल्ली में कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर लगा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है और यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगाया गया है। चीन में भी इसी तरीके का एक स्मॉग टावर था, तो उसकी तर्ज पर यहां दिल्ली में लगा दिया। तो नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्मॉग टावर लगाइए, इतनी ज्यादा यहां पर पोल्यूशन हो जाता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है। तो 2019 का कहे 2021 में एक स्मॉग टावर, पहला स्मॉग टावर दिल्ली के कनॉट प्लेस में लगा है। अब ये पूरी कहानी क्या है और क्यों मैं कह रहा हूं कि जिसको ऐसे बेचा जा रहा है कि पूरी अब दिल्ली जो है वो बम हो गई कि अब तो कोई प्रदूषण होगा ही नहीं, उसके पीछे की कहानी क्या है और वो कितना छोटा समाधान है वो आपको समझाऊंगा, और फीजिबल भी नहीं है। लेकिन पहले मुख्यमंत्री साहब ने कहा क्या वो सुन लीजिए एक बार। पोल्यूशन से लड़ने के लिए, अपनी हवा साफ करने के लिए आज दिल्ली में देश का सबसे पहला स्मोक टावर लगाया जा रहा है। ये अपने आप में नई तरह की तकनीक है। आज तक देश में ऐसा टावर कभी नहीं लगाया गया, इस तरह से हवा साफ करने का प्रयास कभी नहीं किया गया। इस तकनीक को अमेरिका से हम लोगों ने आयात किया है। इस टावर में ऊपर से 24 मीटर ऊंचा टावर है ये, और ऊपर से आसपास 1 किलोमीटर के दायरे की हवा ये सक करेगा और फिर उसको साफ करेगा, और नीचे से जो पंखे हैं वो हवा नीचे आके और नीचे से ये हवा जो है वो रिलीज करेगा। तो अरविंद केजरीवाल जी बता रहे हैं कि स्मॉग टावर लगा दिया है और ये जो है 1 किलोमीटर के दायरे में हवा क्लीन कर देगा। तो अब ये आप इसको ऐसे समझिए कि कमोवेश स्थिति क्या है कि अगर ये बड़ी सी दिल्ली है, ये आप देख रहे हैं, इसको अगर आप कह लीजिए कि ये दिल्ली है, तो इसके अंदर यहां एक चुन्नू सा, ये कनॉट प्लेस जिसे हम सीपी कहते हैं, वहां एक स्मॉग टावर लगा दिया गया है। और ये तो मैंने बड़ा बता दिया, अब क्या करूं, मेरे पास बोर्ड ही इतना, अब इससे बड़ा बोर्ड कहां से लाऊं और कैसे दिल्ली के हिसाब से समझाऊं। लेकिन आप अपने जो इमेजिनेशन है उसको थोड़ा सा दौड़ाइए और सोचिए कि इतनी बड़ी दिल्ली में एक कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर लगाया गया जिसका दायरा जो है हवा साफ करने का 1 किलोमीटर का है। 1 किलोमीटर का। तो अब आप सोचिए कि अगर आप यहां दिल्ली में रहते हैं और यहां आप प्रदूषण से मर रहे हैं,
तो आप क्या कीजिए कि सीपी आइए और यहां हवा खाइए, फिर वापस जाइए, फिर जाके मरिए। अगर आप यहां रहते तो यहां से आइए, हवा खाइए, वापस जाइए। यहां रहते हैं यार, कहीं भी आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको हवा खाने के लिए साफ हवा कनॉट प्लेस में आइए और इस स्मॉग टावर के पास बैठ के हवा खा के वापस चले जाइए। कमोवेश वैसी स्थिति है। अगर इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं, मेरी ड्राइंग तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये आपको मैप के जरिए दिखा रहा हूं कि यहां लगा हुआ और ये पूरी दिल्ली है। अब आप सोच लीजिए पूरी दिल्ली को एक स्मॉग टावर से काम चलाना है। मतलब ये वैसे है कि क्लास में एक पेन है और पूरे क्लास को कह दिया गया है कि तुमको उसी पेन से एग्जाम देना है। अब सोचिए कितने लोग दे सकते हैं। जंगल में आग लगी है और कह रहे हैं कि ग्लास ग्लास पानी फेंक के बुझा लो। ये अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं। लेकिन खैर छोड़िए, अभी इस पर आऊंगा, बाद में आऊंगा। आपको थोड़ा समझाता हूं कि ये जो दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर लगा, ये होता क्या है, पहले ये तो समझ लीजिए। तो ये स्मॉग टावर की खासियत क्या क्या है, इसकी जो ऊंचाई है। अब देखिए, हमने थोड़ा सा माहौल बना दिया कि इसी तरीके का स्मॉग टावर होगा और जैसे आप देख रहे हैं एकदम साफ साफ सफेद सफेद हवा जैसी बह रही है, धुंध जैसी, पहाड़ों का फील आ रहा है। ऐसा आपको वहां कनॉट प्लेस में शायद लगेगा, फील आएगा। तो 24 मीटर इसकी ऊंचाई रखी गई है। हवा साफ करने की क्षमता क्या है, 1000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड की इसकी क्षमता है। कितनी दूरी की हवा साफ करेगा, 1 किलोमीटर, मात्र 1 किलोमीटर। और PM 2.5 करने की क्षमता 1 किलोमीटर में कितनी है, 70%। वो भी पूरा 100% क्लीन नहीं कर पाएगा, 70% करेगा। इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा अमेरिका की, उससे इन लोगों ने मंगाया है और एक स्मॉग टावर पर 22 करोड़ रुपए खर्च किए। 22 करोड़ का एक स्मॉग टावर 1 किलोमीटर के दायरे में हवा साफ कर देगा। और उसका प्रचार ऐसे है जैसे आप दिल्ली जो है वो पूरी दुनिया में छा जाएगी कि दिल्ली में हवा साफ हो गई। तो ये स्मॉग टावर की खासियत और स्मॉग टावर के प्रचार की खासियत। लेकिन ये होता क्या है, थोड़ा उसकी टेक्नोलॉजी भी आपको समझा देता हूं। एक बड़े आकार का प्यूरिफायर होता है। जैसे अभी जब दिल्ली में दम घुटने लगता है तो आप लोग क्या करते हैं, घर में एक प्यूरिफायर खरीदते हैं, एयर प्यूरिफायर। उसी को समझिए कि बड़े आकार का प्यूरिफायर है जो गंदी हवा को पहले अंदर खींचता है और टावर के ऊपरी हिस्से में बड़े बड़े फैन लगे होते हैं जिससे कि हवा को अंदर खींच लिया जाता है। आओ तुमको साफ करें। फिर टावर के अंदर 5000 एयर फिल्टर हवा को साफ करते हैं और उसके बाद जो नीचे में पंखे लगे होते हैं, जैसे 2.5 PM 2.5 हो गया और PM 10 हो गया, इसको हटाकर हवा को शुद्ध किया। और जो नीचे पंखा लगा होता है 40 फैन, ये जो आपको नीचे वाले पंखे दिख रहे हैं, जो बड़े बड़े से पंखे दिख रहे हैं, इनसे 40 फैन ऐसे होते हैं, इनसे हवा को बाहर निकाल दिया जाता है, शुद्ध हवा को। चीज बड़ी अच्छी है, लेकिन 22 करोड़ की लागत से एक दिल्ली में लगाइएगा और उसका प्रचार और प्रसार ऐसा होगा जैसे लगेगा समस्या खत्म हो गई। ये तो नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए आज क्लास लगानी पड़ रही है, आपको बताना पड़ रहा है कि ये क्यों करना पड़ रहा है। अब आपको वो समझाता हूं कि आखिर ये स्थिति क्यों बन रही है। क्या ये दिल्ली की समस्या का समाधान है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये स्मॉग टावर। समस्या कितनी बड़ी है, 3 साल से, करीब पिछले 3 साल से दिल्ली जो है वो दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी है और दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में 9वें नंबर पर है। 9वें नंबर पर यह दिल्ली की रैंकिंग है दुनिया भर में। और टॉप 14 शहर जो हैं उसमें से 10 जो हैं, 10 लोकेशन वो दिल्ली NCR में है। टॉप 14 में से 10। और हर साल दिल्ली में प्रदूषण से दिल्ली में हर साल 54,000 मौत होती है। 54,000 लोगों की जान प्रदूषण से जाती है, यह आंकड़ा कहता है। और केजरीवाल जी ने क्या लगाया, एक चुन्नू सा स्मॉग फिल्टर, एक चुन्नू सा। और अब मुझे बताइए वो 54,000 में से कितने की जान बचेगी इस एक से। दिल्ली में, अगर आपको दिल्ली के कुछ आंकड़े देता हूं कि प्रदूषण का दिल्ली में क्या हाल है। औसत PM 2.5 जो होता है, जो सबसे बारीक कण होता है प्रदूषण का, औसत PM 2.5, वो दिसंबर के महीने में जब कहा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, तो वो औसत बता रहा हूं वो 157 पे होता है, 157। और कभी कभी तो 400-500 भी जाता है। 157 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर।
और WHO का मानक क्या है, क्या कहता है WHO कि ये होना कितना चाहिए? ये होना चाहिए 10। तो 10 की चीज 157 पर है और समाधान में लाए हैं एक स्मॉग प्यूरिफायर। मतलब करीब करीब आप मान के चलिए 15 गुना ज्यादा है। और भारत में भी अगर आप इंडिया में भी अगर आप कंपेयर कीजिएगा कि इंडिया में औसत कितना रहता है, तो ये 40 रहता है दिसंबर के महीने में। तो दिल्ली उससे कहीं आगे होती है। लेकिन एक एयर प्यूरिफायर लगाया है इन लोगों ने। अच्छा, स्मॉग टावर वाला प्रयोग जो है वो 2010 से चल रहा है। इटली की एक कंपनी आई, अगर उसका डेटा यहां डालिए, स्मॉग टावर वाला प्रयोग 2010 से चल रहा है। पहली बार स्मॉग टावर नहीं लगा। पिछले साल जनवरी में 20 फीट का स्मॉग टावर लाजपत नगर में लगा था। इस स्मॉग टावर की कीमत 7 लाख रुपए थी और 50 मीटर के दायरे में ये जो आप देख रहे हैं इसी टाइप का एक स्मॉग टावर लगाया गया था। और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, 30,000 रुपए महीना है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर आपको ऐसा स्मॉग टावर लगाना है पूरी दिल्ली को क्लीन करने के लिए, उसकी हवा को क्लीन करने के लिए, तो 25 लाख स्मॉग टावर लगेगा। 25 लाख। और अगर ये 25 लाख को आप देखने जाइएगा तो ये करीब दिल्ली का जो सालाना बजट है उसका 2.5 गुना। ये लाजपत नगर वाला है जो कि लगा हुआ है, पिछले साल लगा है। तो ऐसा ऐसा अगर आप लगाइएगा, गौतम गंभीर ने लगाया था, इन्होंने अपने सांसद कोटे से लगाया था। तो ऐसा अगर लगाने बैठिएगा तो दिल्ली का जो बजट है सालाना उसका 2.5 गुना खर्च हो जाएगा आपको ये स्मॉग टावर लगाने में। अच्छा, कनॉट प्लेस में जो स्मॉग टावर लगा उसके बारे में आपको थोड़ी और जानकारी देता हूं कि करीब 22 करोड़ की कीमत थी इसकी। जो अभी कनॉट प्लेस में लगा है इसकी कीमत 22 करोड़ रुपए। इसमें 2 साल का मेंटेनेंस भी शामिल है। 2 साल का मेंटेनेंस इसमें शामिल है। ये अभी एक का बता रहा हूं। पूरी दिल्ली में ऐसे 213 टावर चाहिए कम से कम, पूरी दिल्ली में, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और इसके लिए आपको लगेगा 4,686 करोड़ रुपए। ये दिल्ली में खर्च होना है। खर्च हुआ 22 करोड़, लगा एक स्मॉग टावर, और उसी में हल्ला ऐसा जैसे दिल्ली में पता नहीं अब कभी प्रदूषण आएगा ही नहीं। प्रदूषण देखेगा दिल्ली, अरे स्मॉग टावर है, चला जाएगा। और इसमें अभी जो आपको 4,686 करोड़ कर रहा हूं, इसमें मेंटेनेंस भी है, वो भी आपको जोड़ना है। तो कहां है पैसा, कहां है, क्यों नहीं लगा अभी तक स्मॉग टावर? ये सवाल पूछना चाहिए। तो एक स्मॉग टावर के उद्घाटन पर यहां पर फीते काटे जा रहे हैं। अच्छा, ये प्रयोग बहुत खर्चीला भी है, आपको ये भी बताता हूं। ये इससे कोई फायदा नहीं होना। आप सोच रहे हैं कि इतना 4,000 5,000 करोड़ खर्च कर दिए, ये होना नहीं है। ये प्रयोग बहुत खर्चीला। 44 करोड़ में 2 टावर लगेंगे। शहरों का प्रदूषण वाला बजट इतना है ही नहीं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP जो होता है उसके तहत 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में प्रदूषण से लड़ने के लिए 10 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। 10 करोड़। यहां एक स्मॉग टावर लगा है 22 करोड़ का। छोटे शहरों को 20 लाख रुपए मिलते हैं। 5 लाख से कम की आबादी वाले शहरों को सिर्फ 10 लाख रुपए मिलते हैं। अब सोचिए कहां से इतना स्मॉग टावर आएगा। तो बच्चा आपका अंग्रेजी में फेल हो रहा है और आप उसको संस्कृत में, संस्कृत का टीचर उसके लगवा रहे, उसका ट्यूशन लगवा दिए हैं संस्कृत का, वो अंग्रेजी में कैसे पास होगा भाई? सोचिए आप। अच्छा, इतना ही स्मॉग टावर अगर सफल होते तो बड़े बड़े देश लाइन नहीं लगा देते। चीन का उदाहरण देखिए। चीन की भी तस्वीर आप देखते हैं ना भाई कि वहां पर भी बहुत प्रदूषण हो गया। ये चीन वाला आपको दिखा रहा हूं। तो इसमें बीजिंग और शियान में 2 टावर लगे। 2015 में चीन ने पहला लगाया और फिर 3 साल में बनकर वो तैयार हुआ। 100 मीटर की ऊंचाई वाला टावर था, 6 किलोमीटर के दायरे में, मात्र 6 किलोमीटर। यहां तो ये केजरीवाल साहब लगाए 1 किलोमीटर, वहां वो 6 किलोमीटर का करता था, फिर भी एक ही लगा। और 19% हवा शुद्ध करता है। तो बात सोचिए कि अगर स्मॉग से, स्मॉग टावर से अगर ये धुआं छटना होता, प्रदूषण कम होना होता, तो चीन तो पूरी दुनिया में बेच रहा होता ना भाई। वो तो हर चीज सस्ता बनाता है। ऐसा छोटा छोटा बना के पता चलता है यहां से लेके वहां आपके पैर में जैसे वो लाइट लगी होती है, टिम 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 करती है, वैसा स्मॉग टावर छोटा छोटा बना के चीन बेच दिया। नहीं हो सकता, इसलिए वो नहीं बच सकता, वो नहीं लगा सकते। अच्छा, इसमें आप पोल्यूशन के हिसाब से अगर देखिए कि प्रदूषण के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए उसकी अगर जड़ में जाना है, आप इस समस्या को समझिए जो मैं बार बार कह रहा हूं कि बच्चा फेल किसी सब्जेक्ट में हो रहा है और आप ट्यूशन किसी और सब्जेक्ट का लगा रहे हैं।
30%। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण हो रहा है, अगर उसको आप समझने बैठिएगा कि वो प्रदूषण फैलता कहां से है, तो अगर आप गाड़ियों को देखिए, गाड़ियों से जो हमारे पास स्टडीज हैं उसके मुताबिक गाड़ियों से 30% प्रदूषण होता है, 30%। पराली जलाने से और जो वेस्ट जलाया जाता है उससे करीब 20% होता है। लेकिन कौन बोलेगा पंजाब के किसानों को कि आप पराली मत जलाइए? सबको अपना वोट दिखता, पता चला वोट ही जल गया और अभी सबको वहां सरकार बनानी है। कंस्ट्रक्शन जो होता है उससे कितना प्रदूषण फैलता है, जो आप अलग अलग जगह देखते हैं कि भाई वहां पर काम चल रहा है, 20% प्रदूषण जो है वो कंस्ट्रक्शन से फैलता है। जो इंडस्ट्री है, भाई दिल्ली में इंडस्ट्री भी है, उससे कितना प्रदूषण फैल रहा है? उससे करीब 15% फैलता है। अच्छा, पावर प्लांट हो गया, डीजल जनरेटर हो गया, अब तो खैर डीजल जनरेटर पर बैन है, लेकिन वो सब चीजें भी मिला के अपना अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं। तो इन चीजों पर आप दिल्ली में ऑड इवन लगाते हैं, बाइक को खुला छोड़ देते हैं, जबकि सबसे ज्यादा प्रदूषण उसी से होता है। पराली जलाने के लिए आप बोल नहीं सकते क्योंकि आपको वहां वोट जल जाएगा, इसकी चिंता है। कंस्ट्रक्शन, अगर आप विदेश में चले जाइए, जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कंस्ट्रक्शन के आसपास कपड़ा लगाकर अंदर कंस्ट्रक्शन होता है ताकि धूल बाहर न आए। यहां आप कंस्ट्रक्शन के बगल से, साइड के बगल से निकल जाइए तो आपका कपड़े का कलर बदल जाएगा, ऐसी हालत होती है। उसे कम करने के लिए कुछ नहीं हो रहा। प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्री पर भारी जुर्माना लगाकर उन्हें सुधारना होगा, वो आप कर नहीं पा रहे। पराली जलाने को रोकना है, वो आप कर नहीं पा रहे। 2017 में बीजिंग दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था, लेकिन चीन ने भी कई लेवल पर काम किया तो चीजें चेंज हुई। तो एक स्मॉग टावर लगाने से अच्छा है, मैं कह रहा हूं आपने कोशिश की, अच्छा है, लेकिन उसको ऐसे मत बताइए कि समस्या जो है वो लगे कि इतनी है और समाधान आपने जैसे इतना बड़ा ढूंढ दिया हो। प्रचार तंत्र से ऐसा लगता है जैसे समाधान इतना बड़ा हो और समस्या ऐसी चुन्नू सी हो, जबकि है इसका उल्टा, रिवर्स। तो ये नहीं करना है। हमें सतही समाधान वाली सोच से बाहर निकलना है। समस्या की जड़ में जाइए, उसको खत्म कीजिए, प्रचार के लिए मत कीजिए। प्रदूषण के जो कारक हैं उसको ढूंढिए। स्मॉग टावर ठीक है, लेकिन बाकी उपायों पर काम कीजिए। इंडस्ट्रीज को भीड़ भाड़ वाले शहरों से या उसके इलाके से दूर कीजिए। पेट्रोल डीजल पर अपनी आत्मनिर्भरता को कम करना होगा। ये सब कीजिएगा, तब जाकर प्रदूषण की क्लास लगा पाइएगा और तब जाकर ये उलट जाएगा। समस्या इतनी बड़ी नहीं, समाधान इतना बड़ा होगा और समस्या ऐसी छोटी सी होगी। तो मैथ्स की क्लास में ये पूरा गणित आपको इसीलिए समझा रहा था कि संवाद कीजिए और बोलिए कि इसका समाधान ढूंढिए। अब आपको लिए चलता हूं पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। अब आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लास में जरा नेताजी का चश्मा दिखाना चाहता हूं। एक पहले यहां दिखाइएगा जरा चश्मा नेताजी का। अब आप कहेंगे नेताजी के चश्मे में खास बात क्या है? तो नेताजी का चश्मा अपने आप में यूनिक है। अच्छा, जब तक यहां देते हैं मैं ही बनाता हूं, मेरी ड्राइंग का ये लोग टेस्ट लेते हैं। अगर ये देखिए, ये चश्मा है, ये चश्मा है, और अगर ये नेताजी का चश्मा है, नेताजी का चश्मा, अब इस पे कोई निबंध लिखने बोलेगा तो आप मेरी वाली लाइनें चुरा सकते हैं जो अभी मैं बोलने वाला हूं। नेताजी के चश्मे में एक तरफ है जाति, इस वाले से आंख से उनको सिर्फ जाति दिखती है, लेकिन दूसरी तरफ जो थर्ड वेव है उस पर उनको कुछ नहीं दिखता। वैक्सीनेशन है, उस पर उनको कुछ नहीं दिखता। बाढ़ की समस्या है, जीरो, नहीं दिखती। बेरोजगारी नहीं दिखती। तो मतलब आप ये समझ के चलिए कि ये वाला चश्मा पूरा ढका हुआ है, इसको जैसे एक तरफ काला नहीं होता है। तो अब आपको अगर मेरी खराब ड्राइंग से अच्छी वाली ग्राफिक्स में लेकर आऊं तो ये स्थिति है कि एक तरफ तो जाति का चश्मा है, मतलब एक तरफ से जाति दिखती है बड़ी बड़ी, लेकिन कोरोना, बाढ़, बेरोजगारी, पलायन, ये सब उनको नहीं दिखता। और ये क्यों कह रहा हूं आज आपको बताता हूं। बिहार के 10 दलों के नेता आज पीएम से मिलने आए, बहुत अच्छी बात, आइए। सीएम नीतीश कुमार थे, बहुत अच्छी बात, आए आप। उसके साथ तेजस्वी यादव थे, जो चाचा भतीजे की लड़ाई टेलीविजन बाइट्स में ऐसी चलती है जैसे लगता है कि एक दूसरे का राजनीतिक तौर पर वो खत्म ही कर देंगे एक दूसरे को। आज चाचा भतीजा साथ आ गए, दूसरे नेता भी साथ थे।
आपने ये तस्वीर आखिरी बार कब देखी थी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यूं साथ में चलते हुए आए हो किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, कुछ बात करने के लिए? नहीं, ये लोग बिहार में बाढ़ के संकट पे बात करने नहीं आए थे, कभी नहीं आए। बिहार में बाढ़ का संकट इतना बड़ा है कि बिहार में हर साल करोड़ों की तबाही मचती है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कभी साथ में नहीं आए पीएम से मिलने। पलायन का संकट है। मैं खुद बिहार से हूं, हम लोग सब लोग अच्छी नौकरी की तलाश में, लालू यादव के राज से लेकर आज भी लोग बाहर चले जाते हैं। पहले के मुकाबले थोड़ा कम होगा, लेकिन पलायन पर चिंता करने इनमें से कोई नहीं आया। कोरोना का संकट था बिहार में, ना तेजस्वी साथ आए हाथ पकड़ के चाचा के, ना चाचा तेजस्वी का हाथ पकड़ कर आए। वैक्सीनेशन का संकट था, ना नहीं आएंगे। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, नहीं जाएंगे। इन मुद्दों पर साथ नहीं आए, लेकिन साथ आए किस मामले पर? जाति के नाम पर। इनको कास्ट सेंसस करवाना है, यानी किस जाति के कितने लोग बिहार में हैं, किस जाति के कितने लोग देश में हैं, इनको संख्या जाननी है और जातियों की गिनती करवानी है। इसलिए साथ भी आ गए, पिछला सब भुला भी दिया और पीएम के साथ 40 मिनट बात की। अब ये कैसे साथ आए, क्यों इनको जाति दिखती है और बाकी चीजें नहीं दिखती, उसके पीछे का राजनीतिक समीकरण क्या है, आज आपको इस क्लास में वो समझाऊंगा। लेकिन पीएम से मिलने के बाद दोनों बगल बगल खड़े होकर क्या बोले, पहले वो तो सुनिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे साथ। नीतीश जी, एक बात आज की मुलाकात से ये मतलब समझा जाए कि इसका असर सरकार पे नजर आएगा और अगला सेंसेक्स में शामिल कर लिया जाएगा। हम लोग सब लोगों की बात ध्यानपूर्वक उन्होंने सुना, तो जब ध्यानपूर्वक सुना है, समय दिया है, तो निश्चित रूप से इस बात पर गौर करेंगे। निर्णय लेने का तो अधिकार उनका। आखिर क्या वजह हो रही कि सरकार देरी कर रही है या जानबूझ के डिले किया जा रहा? ये तो हम नहीं कह सकते ना, हम लोग को तो जब मालूम हुआ तो आकर के मिले हैं और अपनी बात रखें। जो तर्क दिया जाता है कि समाज में डिवीजन हो जाएगा, समाज में बिल्कुल डिवीजन नहीं होगा, समाज एकजुट है, ये जान लीजिए। और आज आप अगर गौर करिएगा तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि 10 पार्टियां, पक्ष विपक्ष और दोनों से अलग, सब लोग मिले हैं। और आपको मालूम है आज मिलने वालों में कौन है? सभी तरह के लोग हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी लोग हैं, अपर कास्ट भी थे, बैकवर्ड भी, ईबीसी भी, अति पिछड़े वर्ग के लोग भी, शेड्यूल कास्ट के भी लोग, सारे लोग आए हैं। 10 लोगों का आप कभी नाम देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें सभी तरह के लोग हैं। तो इसलिए जो कुछ भी हम लोगों का इस मामले में विचार है वो एक सर्वसम्मत विचार है और हर जाति और हर धर्म के लोग इसके पक्ष में थे। ये थे जो बिहार के मुख्यमंत्री, जिनका बहुत साफ कहना था कि ये पहली बार होगा कि ऐसा डेलीगेशन जहां न केवल तमाम कास्ट बल्कि तमाम माइनॉरिटी रीजन्स के लोग भी शामिल हुए हैं और उम्मीद है कि सरकार इनके प्रस्ताव पर विचार करेगी। कुंदन सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत, दिल्ली। पर कुछ तो होगा कि जो लोग एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, वो साथ आ गए पीएम से मिलने के लिए। क्या है जातीय जनगणना में ऐसा? क्या है जाति की संख्या पता चल जाएगी तो उससे, या किसकी जनसंख्या कितनी है जाति के हिसाब से? एक बार उस पर आऊं, उससे पहले जरा तेजस्वी यादव को भी सुन लीजिए। तेजस्वी यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तेजस्वी सर, आज आपके प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, बिहार में अब पक्ष विपक्ष सब एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या मीटिंग में आप प्रधानमंत्री का जो राय है जातीय जनगणना को लेकर के, जो केंद्र की राय है, उसको बदलने में आप लोग सक्षम हुए आज? आप एक बात देखिएगा, जब नीट का मामला आया था तो केंद्र सरकार को फैसला लेना पड़ा। जब SC/ST कानून की बात थी तभी केंद्र सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। और निर्णय तो अच्छा है कि अच्छा है, जो चीज़ नेशनल इंटरेस्ट में वो तो होना ही चाहिए और गैर संवैधानिक काम भी नहीं होना चाहिए। तो अब भी जो कानून जो बना है, राज्यों को अनुमति दी गई है, OBC को जो है आप इंक्लूड कर सकते हैं, राज्य की सरकार किसी भी जाति को OBC में डाल सकते हैं, लेकिन बेस क्या होगा? जब तक आपके पास साइंटिफिक आंकड़े नहीं होंगे,
आज के दिन में कुत्ते बिल्ली की गिनती होती है, पेड़ पौधों की होती है, तो गिनती जो है इंसानों की भी होनी चाहिए। लेकिन तेजस्वी, यही तो बात उठाया जा रहा है कि आप पेड़ पौधों की, जानवरों की तुलना आप सेंसस से, जातीय जनगणना से कैसे कर सकते हैं? पेड़ पौधे, जानवर और क्या इंसानों में फर्क नहीं है जो आप बार बार तुलना कर रहे हैं? सुबह भी आपने तुलना की, अभी भी आपने कहा। अब हम बताएं, इंसानों की गिनती होती है धर्म के आधार पर, क्यों हो रही है? रिलीजन का होता है ना। आपको कैसे पता चला कि मुसलमान और सिख लोग जो हैं ये माइनॉरिटी हैं और मेजॉरिटी है? तो डेटा तो होना चाहिए ना, आपको पता चलेगा ना कौन है गरीब, कौन अमीर है, किसके लिए सरकार को काम करना चल रहा चाहिए। तो आपके लिए तो रियल पिक्चर होना चाहिए। एंड विदाउट एनी डेटा आप काम कैसे कीजिएगा? लेकिन जब आप बात पिछड़ों की कर रहे हैं, जब आप बात SC ST कर रहे हैं, तो आप बात जानवरों की क्यों कर रहे हैं? उनसे क्यों कंपैरिजन करें? क्या इंसान और जानवरों सेंसस की में बात कर रहे हैं कि इंसान भी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल जाति भी महत्वपूर्ण है। जाति तो चलिए है, जातियां आपको तो मंडल कमीशन के बाद पता चला कि हजारों देश में जातियां हैं, लेकिन उससे पहले क्या पता था? पता तो चला आपके देश की क्या स्थिति है। होता है ना कि आपके पड़ोसी कैसे हैं, आप जानकारी रखोगे। आपके घर में कौन रहता है, किन प्रकार की समस्या से आपके परिवार के लोग झेलते हैं, तकलीफ में हैं, तो आप जानिएगा ना। तो विदाउट एनी डेटा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अगर डेटा नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कौन कितनी तकलीफ में। ये कमाल की बात है। डेटा नहीं होगा, अगर आपको पता नहीं चलेगा कि फलानी जाति के इतने लोग हैं तो उनकी तकलीफ पता नहीं चलेगी। कहानी कुछ और है, खेल कुछ और है, इसलिए आपको इसको समझना पड़ेगा। पिछले कुछ सालों के फैसले जाने होंगे। क्या देखिए, इस देश में हर चीज जो है ना वो घूम फिर के एक आदमी के नाम के आसपास घूमने लगती है और वो नाम है नरेंद्र मोदी का। इन्हीं के आसपास घूमने लगती है। अब आपको दिखाता हूं कि पहले इस बात को समझिए कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो पिछले कुछ सालों में फैसले लिए ओबीसीज के लिए, दलितों के लिए, वो आपको समझना होगा। पहला फैसला, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको संवैधानिक दर्जा दिलाया गया। इससे हुआ क्या आपको यह भी बताता हूं। आयोग का अधिकार क्षेत्र बढ़ गया, इसको संवैधानिक दर्जा मिलने से इसकी शक्तियां बढ़ गई। तो पिछड़ा वर्ग के लिए यह आयोग बेहतर काम करने लगा। यह नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। दूसरा फैसला, रोहिणी कमीशन का गठन किया। एक शो में मैंने आपको और भी बताया था कि रोहिणी कमीशन का गठन जो है वो सरकार ने किया, और इसमें ओबीसीज के अंदर जो अलग अलग जातियां हैं उनको कितना फायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसके लिए रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट बनी। और वो रिपोर्ट कहती है कि अगर 6000 जातियां हैं तो उसमें से चुनिंदा जातियों को ओबीसीज में फायदा मिल रहा है, बाकी सब के लिए कुछ नहीं हो पा रहा। तो ये एक काम किया उन्होंने। तीसरा उन्होंने काम किया कि मेडिकल छात्रों के लिए उन्होंने ऑल इंडिया कोटे में 27% का ओबीसी आरक्षण किया। अब ये कुछ फैसले हैं जो आपको बताएंगे कि क्यों नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ आने पर मजबूर हो गए। और ये 1986 से लागू नहीं हो पाया था, 1986 से ये काम नहीं हो पा रहा था। और 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने करेक्ट किया, केंद्रीय संस्थानों में लागू हुआ लेकिन राज्यों में लागू नहीं हुआ, और अब जाके ये राज्यों में लागू हुआ। चौथा फैसला जो इन्होंने किया, चौथा जिसके बारे में बता रहा था, जो अभी आपको संसद में देखने को मिला था, कि ओबीसी पर 127वां संशोधन जो है वो संसद में पास कराया गया, जिसका मतलब यह हुआ कि अब राज्य अपने हिसाब से ओबीसी जातियों की लिस्ट बनाने का अधिकार अपने पास रख सकते हैं। यह संविधान संशोधन था। तो ये कुछ फैसले नरेंद्र मोदी सरकार ने आने के बाद किए। अब उसके बाद इससे देखिए, इससे क्या हुआ, अभी आंकड़े पर आऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इन लोगों के राजनीतिक हिसाब से आप देखिएगा तो जो विपक्ष है या जो इनके ऑपोजिशन में है, उनको ये लगता है कि सब कुछ नरेंद्र मोदी कर देंगे तो फिर ये तो पूरा ओबीसी की जो पॉलिटिक्स है वो उधर चली जाएगी, और वो हो भी रहा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। इस बीच में क्या हुआ, आपको एक चीज और दिखाता हूं कि अभी कैबिनेट का विस्तार हुआ था, कैबिनेट एक्सपेंशन नरेंद्र मोदी का हुआ, कैबिनेट विस्तार जो नरेंद्र मोदी सरकार हुआ जुलाई में। अब इस कैबिनेट विस्तार में 27 मंत्री ओबीसी थे जो कि इसमें शामिल किए गए, और इनमें से 27 में से 19 जो हैं वो अति पिछड़े थे। अब आप सोचिए कि जब आप इस तरीके का प्रतिनिधित्व देंगे
तो फिर लोग आपकी ही बात करेंगे। यह कहा गया कि अब की बार ओबीसी सरकार लगने लगा है, इतने ओबीसी मंत्रियों को नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कैबिनेट में जगह दे दी। अब की बार इसको, इस बार का नारा जो है वो लोगों को लगने लगा कि अब की बार, अब मोदी सरकार नहीं, ओबीसी सरकार, जिस तरीके का प्रतिनिधित्व था, यह नारा हो जाएगा, ये लोगों को लगने लगा। अब यहीं से सारा काम जो है वो गड़बड़ाने लगा। इनको टेंशन होने लगी कि सब नरेंद्र मोदी के पीछे चले जाएंगे तो बचेगा कौन। मोदी की ओबीसी वाली आक्रामक राजनीति इनको लगने लगी कि ये है। विपक्ष का डर गया, बीजेपी उनकी राजनीति ना हड़प ले, कांग्रेस की तरह का हाल ना हो जाए। खासकर हिंदी पट्टी के जो क्षेत्रीय दल हैं वो घबरा गए, क्योंकि क्षेत्रीय दल जो हैं वो ओबीसी वोट पर बहुत डिपेंडेंट रहते हैं। और कैसे ये हुआ आपको दिखाता हूं। ओबीसी का वोट शेयर आपको देखना चाहिए। लोकसभा चुनाव का पहले आपको दिखाता हूं, लोकसभा, और ये आपको ओबीसी का वोट शेयर दिखा रहा हूं। इस देश में ओबीसी वोट शेयर, अब आप इसको जरा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हाथ पकड़ के आ गए थे। सबसे पहले कांग्रेस को देखिए। कांग्रेस ने 1996 25% वोट इनको ओबीसी का मिलता था। 2019 आते आते इनकी हालत यह हुई कि यह घटकर 15% रह गया। ओबीसी का मोहभंग हो गया कांग्रेस से। और अब आपको बीजेपी का आंकड़ा दिखाता हूं। बीजेपी के लिए अगर आप देखिएगा तो 1996 में 19% वोट जो है ओबीसी का वो बीजेपी के पास जाता था, और 2019 आते आते नरेंद्र मोदी के राज में ये बढ़कर 44% हो गया। अब अगर इसको आप देखिएगा तो करीब करीब ये 25% का गेन है, प्लस 25%। और इसमें अगर आपको क्षेत्रीय दल दिखाऊं, क्योंकि जो क्षेत्र नीतीश कुमार हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, इन लोगों का हाल आपको दिखाता हूं। 1996 में जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं, इनका ओबीसी वोट शेयर कितना था? 49% ओबीसी वोट शेयर था क्षेत्रीय दलों का। और ये 2019 आते आते कितना हो गया? मात्र 27%। अब ये 27% भी ना चला जाए, ये इनको टेंशन हो रही है, क्योंकि कांग्रेस का 25% 15% हो गया, इनका 49% 27% हो गया, और नरेंद्र मोदी के राज में ये 19% बढ़कर 44% हो गया। इनको लग रहा है क्षेत्रीय दल को कि हम कहीं कांग्रेस ना हो जाएं और हमारी हालत 15% हुई तो हम तो सब खत्म है भाई, फिर तो हमको कोई पूछेगा नहीं। कहां लालू यादव जो है वो किंग मेकर होते थे, कौन किंग कौन मेकर। अब आपको दिखाता हूं कि बिहार के हिसाब से इसको समझिए। अभी आपको देश के हिसाब से समझा रहा था, पहले आपको यूपी समझाता हूं। यूपी में ओबीसी वोट शेयर क्या है? 2016 का यूपी का चुनाव जो था उसमें बीजेपी को 2017 है, ये गलती से 16 लिख दिया, इतनी माफी तो आप दे ही सकते हैं, इसको 2017 पढ़िए। 2017 में बीजेपी को 47% ओबीसी वोट गया था, और समाजवादी पार्टी को 29% और बीएसपी को 9%। अब समाजवादी पार्टी जो है वो इसी से परेशान है, जबकि वो बड़ी पार्टी होती थी, जितना ओबीसी का वोट है वो इधर से जाता था, तो उनको क्या होता था कि यादव प्लस मुसलमान वोट और ओबीसी वोट मिलना ही है, तो उधर अपना वो खेल कर रहे थे। लेकिन यहां सब बीजेपी के पास चला गया। नॉन जाटव जो थे वो सारे वोट बीजेपी के पास चले गए। बिहार का आपको दिखाता हूं। बिहार में 2020 में जब चुनाव हुआ, बीजेपी को 19%, जेडीयू को 15% और आरजेडी को 29%। और इसीलिए यहां पर बिहार में ये लोग एक्टिव हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये 29% और 15% इसको बढ़ाना है, और यहां पर थोड़ा 19% कम है, इसको और नीचे लेकर आना है, तो यही एक जगह हो सकती है। आरजेडी को भी पता है ना कि भाई सिर्फ MY कॉम्बिनेशन से काम नहीं चल रहा, हमको ओबीसी का वोट चाहिए ही चाहिए, सारी जातियों का चाहिए। अच्छा, इसमें आपको एक चीज और दिखाता हूं। जब बिहार की बात कर रहा हूं, अब समझ रहे हैं तो पूरा समीकरण समझिए। यहां पर बिहार में ओबीसी वोट जो है वो बहुत प्रभावशाली है, और यादव जो हैं ओबीसी के अंदर वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, आप कह सकते हैं। अगर आप यूपी बिहार की बात कीजिएगा, दोनों जगह इनका प्रभाव तो है। यूपी में आपको दिखाता हूं, 2017 में बीजेपी को अगर मैं आपको दिखाऊं तो 10%, और समाजवादी पार्टी को 68% यादवों का वोट मिला।
68%। बावजूद इसके बीजेपी ने ताबड़तोड़ वहां पर सीटें हासिल की और जीत दर्ज की, क्योंकि जो नॉन यादव ओबीसी है, नॉन यादव, वहां खेल हो गया नॉन यादव ओबीसी में, और वो सीधा चला गया बीजेपी के पास। वो अभी आपको आंकड़ा दूंगा। बिहार का आपको आंकड़ा दिखाता हूं। बिहार के लिहाज से अगर आप देखिए कि बिहार में क्या हुआ, वहां पर यादवों का आपको हाल दिखा रहा हूं। यादव वोट किसके पास गया? बिहार में बीजेपी को कितना यादव वोट मिला? मात्र 3%। और आरजेडी को कितना मिला? 55%। अब आप सोचिए कि जितने नॉन यादव ओबीसी हैं वो कितनी बड़ी संख्या में बीजेपी के पास गए होंगे, कि बीजेपी का जब आप टोटल ओबीसी का वोट काउंट देखते हैं नेशनल लेवल पर तो वो बढ़ जाता है। और बीजेपी के पास बड़ा स्पेस भी है। बीजेपी का चुनावी फॉर्मूला क्या है? बीजेपी का अगर आप फॉर्मूला देखिएगा, बीजेपी का फॉर्मूला कि बीजेपी अभी क्या कर रही है, और यही फॉर्मूला उसका जो है वो चला भी है उत्तर प्रदेश के अंदर, तभी सीटें बढ़ी। बीजेपी ने क्या किया, जो अपर कास्ट है, जो उसका पारंपरिक वोट बैंक है, उसको तो वो साथ लेकर चल ही रहे हैं, प्लस जो नॉन यादव ओबीसी है, नॉन यादव ओबीसी जो मैं अभी आपको समझा रहा था, उनको उन्होंने समेट लिया, प्लस हिंदुत्व, इसको उन्होंने समेटा। और नरेंद्र मोदी के लिहाज से आप देखिएगा, जो नॉन यादव ओबीसी है वो ऐसे नहीं आए, उनको उन्होंने काम करके दिया है। उनके लिए घर बनाना, उनको बाकी चीजें, उनकी सुविधाएं देना, वो सब करके उन्होंने हासिल किया। अच्छा, इसे आप कल्याण सिंह फॉर्मूला भी कह सकते हैं। बीजेपी यूपी में पहली बार सत्ता में आई थी, इसी फॉर्मूले से आई थी, और 2014 में से प्रभावी तरीके से इसका इस्तेमाल हुआ। और नरेंद्र मोदी खुद पिछड़ी जाति से आते तो उन्होंने उसको आगे भी रखा। अब सभी क्षेत्रीय दलों को टेंशन क्यों है? लोकसभा चुनाव में इनका वोट शेयर आपको दिखाता हूं। ये राज्यों के लिहाज से आपने देखा, अब लोकसभा के लिहाज से देखिए। लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों का वोट शेयर देखिए। 2004 में 39%, 2009 में 37% ओबीसी का वोट मिला। टोटल वोट शेयर कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, 2014 में 39% वोट मिला और 2019 में घटकर 26% हो गया। तो 2004 से लेकर 2019 में करीब 13% का वोट शेयर का नुकसान है। तो क्षेत्रीय दल जो हैं, उनको चूंकि ओबीसी का ही वोट मिलता था ज्यादा तौर पर, तो उनको वहां सेंध क्या लगी, उनका पूरा टोटल वोट शेयर भी गिर गया। ऐसे ही चला तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, इसलिए ये परेशान है। तो परेशान है तो हाथ पकड़ कर आ रहे हैं कि हमको गिनवा दीजिए कितने जाति के कितने लोग हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि पता चल गया कि इतने लोग हैं तो उनके लिए कुछ कह पाएंगे कि तुमको और हम आरक्षण दे देंगे, तुम्हारे लिए हम ये कर देंगे। कुछ वादा करने के लिए पता तो होना चाहिए कि क्या हो रहा नहीं हो रहा है। अच्छा, इसका हिस्ट्री क्या है? कास्ट सेंसस का इतिहास आपको बताता हूं। 18 से 1931 के बीच जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन तब अंग्रेज थे यहां पर। 1941 में जातिगत जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए गए। फिर आजादी के बाद पहली बार 1951 में जनगणना हुई, और हर 10 साल में चूंकि ये होता है तो 1951 में हुआ। उसके बाद 1951 वाले में SC ST की भी गिनती की गई, और ये हर बार होती है। फिर ये बढ़ते बढ़ते 1989 में, जो अभी तेजस्वी यादव बोल रहे थे, मंडल कमीशन से ओबीसी आरक्षण की शुरुआत हुई, और ये इसका आधार जो था वो 1931 की जनगणना को रखा गया, क्योंकि तभी के हिसाब से, जाति के हिसाब से किया गया था। 2011 में फिर जातिगत जनगणना हुई, जब यूपीए की सरकार थी, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। और क्यों आंकड़े जारी नहीं किए गए? क्योंकि इसका राजनीतिक इस्तेमाल हो सकता है, इस बात का डर रहता है। भाई, आपको पता है कि इतनी जातियां हैं, जिसका बढ़ा हुआ है वोट उसको आप ज्यादा संरक्षण देंगे, जिसका घट गया है उसको आप फायदा नहीं देंगे। पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति, जाति विद्वेष बढ़ने का खतरा रहता है, ये सब सारी स्थितियां रहती हैं। और इसमें एक चीज और रहती है, फिर आरक्षण की नए सिरे से मांग हो सकती है। तो इस तरीके के तनाव रहते, इसलिए वो तब हुआ 2011 में कि इसको बताइए मत कितना आपको भाई सरकार के लिए चाहिए, आप अपना डेटा रखिए, किसका कितना फायदा करना है वो आप अंदर अंदर करते रहिए। अच्छा, इन लोगों को मिलेगा क्या? जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो इतना उनका अंदर से ज्वार भाटा उभर रहा है, अपना वोट बैंक बचाने के लिए जोर लगाएंगे। इनका अपना अस्तित्व उस पर टिका है। नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स है, अब उसको काटना है, तो यही एक रास्ता इनको दिखता है। तो ये बहुत जरूरी है इनके लिए। जाति की गिनती करके आपका कोई फायदा नहीं होना, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो चश्मा मैं आपको दिखा रहा था, इस चश्मे के पार भी इन्हीं को दिखता है, इस चश्मे के अंदर भी इनकी ही आंखें चमचमाती हैं। कोरोना, बाढ़, बेरोजगारी और पलायन
जिस दिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हाथ पकड़कर बिहार में आने वाली बाढ़ पर मिलने आएंगे, बिहार में पलायन पर बात करने के लिए आएंगे, जिस दिन कोरोना पर बात करने के लिए हाथ पकड़कर आएंगे, मैं वादा करता हूं कि इसी क्लास में उनकी तारीफ वाली क्लास भी लगाऊंगा। लेकिन देश को जाति के नाम पर बांटने के लिए आइएगा और कहिएगा कि क्लास में आपकी तारीफ हो, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के उस पार मॉरल साइंस की क्लास लगाऊंगा और उसमें एक किसान भाई ईमानदारी का चैप्टर खोलेंगे और आपके इस देश के बड़े बड़े लोग जो कि पैसा मार के बैठे हैं उनको कुछ सिखाएंगे। जल्द लौट रहा हूं। और अब न्यूज की पाठशाला में आपको बताता हूं मॉरल साइंस की क्लास में ले जाकर कि इस देश में कैसे एक किसान से हम सबको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो आइए शुरू करते हैं मॉरल साइंस की क्लास। और मॉरल साइंस की क्लास में आज ईमानदारी का चैप्टर खोलने जा रहा हूं। उन बड़े बड़े लोगों को सबक मिलेगा जो देश के करोड़ों रुपए दबा लेते हैं और सोचते हैं उनकी ही जागीर है, जो जानबूझकर बैंक्स का पैसा नहीं लौटाते। विजय माल्या 17 बैंकों का 9100 करोड़ रुपए लेकर फरार है। हालांकि अब उसका पैसा वसूल लिया गया और उसको तो इस तरीके से वसूला गया कि अब वो रो रहा है कि मेरा पैसा जो है मेरे से जितना मैं लेके नहीं भागा उतना आपने वसूल लिया। 17 बैंक का ये भाई जो है वो 9100 करोड़ रुपए लेकर फरार है। मतलब चला गया था। ईमानदारी पर बात कर रहा हूं तो पहले अभी आंकड़ा बता रहा हूं। पैसा वसूल लिया गया वो अलग बात है, वो तो सरकार ने वसूल लिया। नीरव मोदी हो गया, मेहुल चोकसी, मेहुल भाई जो हैं उनकी तस्वीरें आपने देखी कि कैसा उनका वजन कट गया। तो मतलब अगर किसी को 14,000 करोड़ रुपया, नीरव मोदी, नीरव प्लस मेहुल चोकसी का अगर मिला दीजिए तो 14,000 करोड़ रुपए बैठता है। तो ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक किसान जो है, इस देश का किसान, वो ईमानदारी की मिसाल पेश कर रहा है। और ये कहानी, ये खबर है हरियाणा के जींद की। इस किसान के पास 2 एकड़ की जमीन। तस्वीरें आपको दिखाता हूं, इनसे मिलिए, इनसे आपको मोहब्बत हो जाएगी। इनकी ईमानदारी देखकर इनसे मोहब्बत हो जाएगी, प्यार हो जाएगा आपको। ये इस देश के किसान हैं। कुछ हजार रुपए इनके बैंक के खाते में, कुछ हजार, लेकिन ज्यादा रकम बैंक के खाते में आ गई तो रकम को लौटाने के लिए दौड़ रहे हैं। यहां लोग जो है वो पैसा रखकर भूल जाते हैं कि छोड़ो किसको पता चल रहा है। इनके खाते में 53,720 रुपया ज्यादा आ गया। जो फसल बर्बाद हुई थी उसका पैसा, मुआवजा जो मिलना था सरकार से, वो 53,000 रुपया ज्यादा आ गया। तो ये 5 साल से रकम लौटाने के लिए दौड़ रहे हैं। इनके पास कोई बड़ा बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, अरबों की दौलत नहीं है, लेकिन एक चीज है जो इन सब पर भारी है और वो है ईमानदारी। इन ईमानदारी को कहां से लाइएगा? कोई पूछे मेहुल चोकसी से, कोई पूछे विजय माल्या से, बड़े बड़े ट्वीट अंग्रेजी में कर सकते हो, लेकिन इन चचा जैसी ईमानदारी ला सकते हो? हरियाणा के जींद की किसान की खबर बता रहा हूं आपको। 53,720 रुपया लौटाने के लिए दौड़ रहे हैं। एक बार इनको सुनिए, फिर आगे की बात बताते हैं। महत्व की बात यह है, मेरे खाते में अधिक पैसे आ रहे हैं, मैं उसको इच्छा से लुटाना चाह रहा हूं, लेकिन ये भ्रष्टाचारी जो कर्मचारी है या अधिकारी हैं, ये अपने गलत कारनामों को छुपाने के लिए उसको ऊपर कुंडली मारे बैठे हैं। मेरे कहीं भी जांच नहीं होने देते। इस बारे में आज भी मैं ये पैसे देने के लिए तैयार हूँ अगर कोई अधिकारी उनको पैसे को ले और उनके ऊपर कार्रवाई करे। ये 5 साल से मैं धक्के खा रहा हूँ। 2017 से ये मैं कंप्लेंट करता रहा हूँ। 2015 से आज 21 हो गया, 4 साल हो गए। अब तक भी इन पैसे को लेने के लिए। सूरजमल जी को आप सुन रहे थे, ये नाम याद रहना चाहिए आपको। इस देश के हीरो हैं सूरजमल जी। कई किसान ऐसे भी हैं जो कहीं बैठकर पिज्जा भी खाए और फुट मसाज भी कराया, लेकिन यहां सूरजमल जी एक सूरज की तरह चमक रहे। और इनके अकाउंट में कितने रुपए थे? 3,655 रुपए। जिस वक्त इनके अकाउंट में
वो 53,000 रुपए ज्यादा आए तब इनके अकाउंट में मात्र 3,655 रुपए थे। किसका मन नहीं डोल जाएगा कि यार 53,000 रुपए ज्यादा आए, छोड़ो ना, जब मांगेंगे तब दिया जाएगा। इनको मिलना था जितना रुपया 69,470 रुपया आ गया, और जबकि इनको मिलना था मात्र 15 या 16,000 रुपए। तो उसको लौटाने के लिए दौड़ रहे हैं। अब आप सोचिए इस ईमानदारी पर कौन कायल ना हो जाए। कभी आपने सुना होगा कि ऑटो वाले ने किसी का पर्स छूट गया तो वो लौटा दिया, किसी गार्ड ने अगर वहां बैग छूट गया तो लौटा दिया, और किसान की जिसके दर्द की इंतहा है, लोग आत्महत्या करते हैं। 3,000 अकाउंट में था लेकिन 53,000 लौटाने के लिए। और सोचिए सिस्टम क्या है कि पैसा लौटाना चाह रहा है कोई और लौटा नहीं पा रहा है। सूरजमल जी को सल्यूट है बॉस। इस देश की यही तो खासियत है। मॉरल साइंस में हम सबको सीखने की जरूरत थी, इसलिए क्लास लगाई। आप भी सीखिए, मैंने भी सीखा है। पाठशाला में इतना ही। नमस्कार।